गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 6th क्लास का संस्कृत पढ़ेंगे। 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर क्या है? संस्कृत वर्णमाला। सभी ने अभी तक फिफ्थ तक हर सब्जेक्ट पढ़ा, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ्स, हिंदी, है ना। आज हम सब लोग फर्स्ट टाइम क्या पढ़ोगे? संस्कृत पढ़ोगे। तो सबको एक्साइटेड होगा कि संस्कृत पढ़ने के लिए। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर, संस्कृत वर्णमाला। तो इसमें जो वर्णमाला का जो डेफिनेशन, मैंने सबको पता है कि वर्णमाला इंग्लिश में अल्फ़ाबेटिकल्स, जो अपन ABCD ये सब सीखते हैं, वैसे हिंदी में, संस्कृत में अ आ ई उ वैसे ही होता है। उसी प्रकार अल्फ़ाबेटिकल मतलब वर्णमाला। सबको समझ में आ गया? तो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। अ, उ, क, र, प आदि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, है ना। अल्फ़ाबेटिकल जो जिसको अपन तोड़ नहीं सकते, जैसे ABCD अपन पढ़ते हैं तो वो सब एक ग्रुप में रहता है। वैसे अपन अनार आम ज्ञानी तक पढ़ते हैं तो वो क्या पूरा एक ग्रुप बना रहता है, उसको कहते हैं वर्णमाला। जिसको अपन तोड़ नहीं सकते, एक ही समूह में रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। संस्कृत में, हिंदी में जो भी होता है, मतलब जैसे अपन इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश में क्या होता है? वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट। वैसे ही संस्कृत और हिंदी में स्वर और व्यंजन बोला जाता है। ठीक है। तो स्वरों की संख्या 13 होती है। कितनी होती है स्वरों की संख्या? 13। जैसे अ, आ, ई, उ, ऋषि, रो, ए, ओ, औ। स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से स्वर आएंगे? अ, ई, उ, ऋषि, ल, है ना। तो ह्रस्व मतलब होता है जो बहुत जल्दी, मतलब अपन किसी चीज़ को बोलते हैं तो बहुत जल्दी, तो जिसको टाइम नहीं लगता बोलने में, उसको बोलते ह्रस्व। और दीर्घ स्वर जैसे आ, ई, उ एंड ऋषि। तो ये दीर्घ मतलब जो बोलने में अपन को थोड़ा टाइम लगता है, जो थोड़ा लंबा खिंचाता है। किसी चीज़ को अपन बोलेंगे तो थोड़ा शॉर्ट होता है, जो बहुत जल्दी बोल दे, जैसे आ तुरंत हो गया। अब दीर्घ स्वर में अपन आ बोलेंगे तो आ थोड़ा टाइम लगा के बोलेंगे, आ, है ना। उसी प्रकार संयुक्त स्वर में ए, ओ, औ। तो संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? जो 2 स्वर होते हैं उनको मिलाने से जो स्वर बनता है उसको क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर। आगे बच्चों समझ में? अब होता है इसमें व्यंजनों की संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33। 33 मतलब 33 होती है। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जो 3 प्रकार के होते हैं उन 3 प्रकार से स्पर्श, अंतःस्थ, ऊष्म। ठीक है। तो ये जो 3 प्रकार है, इन 3 प्रकार का जो स्पर्श, जो मतलब टच, जो छू के जो जिस शब्द का उच्चारण होता है उसको बोलते हैं स्पर्श। तो जो स्पर्श में है उसके अंतर्गत कितनी चीजें आती? कवर्ण। ठीक है। कवर्ण में क्या आएगा? क, ख, ग, घ, ड। आगे समझ में? कवर्ण किसे कहते हैं? मतलब कंठ मतलब जो गला अपना होता है, जो गले से अपन उच्चारण निकालते हैं उसको क्या बोलेंगे? कवर्ण। उसी प्रकार चवर्ण में कौन कौन से शब्द होते हैं? च, छ, ज, झ एंड ज्ञ। ठीक है। चवर्ण मतलब होता है तालु। ठीक है ना। तालु मतलब होता है जीभ, जिससे अपन जीभ के उच्चारण से चीजें बोलते हैं। च, छ, ये जीभ के उच्चारण से होता है, उसको क्या बोलेंगे अपन? चवर्ण। ये सब संस्कृत के वर्ड है। ओके। उसके बाद है टवर्ण।
टवर्ग, सॉरी टवर्ग, टवर्ग में आएगा ट, ठ, ड, ढ एंड अण। ये जो टवर्ग होता है, टवर्ग मतलब मूर्धा। मूर्धा मतलब क्या होता है, जो अपने दांत और जीभ के थोड़े से ऊपर, जो दांत से चिपका हुआ भाग होता है थोड़ा सा अंदर साइड का, उसको बोलते हैं मूर्धा, जिसके अपन जीभ थोड़ी सी टच करके बोलते हैं, है ना। जैसे त, तो त दांत और ऊपर का जो तालू के साइड का रहता है, उन दोनों चीज़ों को टच होती है अपनी जीभ, तो वो शब्द ये बनते हैं। ओके, जैसे ट और ठ आगे समझ में। वैसे ही तवर्ग, तवर्ग में क्या क्या आता है, त, थ, द, ध और न। तवर्ग मतलब होता है दंत, दंत मतलब होता है दांत, ठीक है। दांत, जिस मतलब बोलते टाइम दांतों का यूज होता है, उसको क्या बोलते हैं, तवर्ग। जैसे त दांतों से बोला जाता है, ठीक है। जीभ और दांत दोनों का मिलन हो रहा है इसमें, मतलब दोनों चीज स्पर्श हो रही है, ठीक है। स्पर्श हो रही है तो त और थ और द, ये चीजें हो रही है। आगे समझ में। उसके बाद है पवर्ग। पवर्ग मतलब होता है ओष्ठ, ओष्ठ मतलब होता है होंठ, लिप्स, ठीक है। तो जो होठों के द्वारा बोला जाता है कौन सा है, प, फ, फ, भ, म। आगे समझ में। जो उच्चारण होठों से होता है उसको बोलते हैं पवर्ग। ये आ गया इतने समझ में। उसके बाद है अंतःस्थः। इसमें आएगा य, र, ल, व। मतलब जो अंदर, मुंह के अंदर से अपन जो चीजें बोलते हैं उसको बोलते हैं अंतःस्थः। उसके बाद है ऊष्मः। ऊष्मः में आएगा श, ष, स, ह। मतलब जो बाहर, जो अपन सिर्फ ओनली लिप्स से बोलते हैं तो बाहर का शब्द हो गया। तो लिप्स और बाहर मतलब अपन बोलते टाइम अपने मुंह से जो हवा, ऊष्म मतलब जो हवा निकलती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ऊष्म। आगे समझ में। इसके बाद है, इसके अतिरिक्त कुछ संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, जो व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। दो व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जैसे संयुक्त व्यंजन मतलब दो चीज, है ना, दो शब्द होते हैं, उसके मिलने से क्या होता है, संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जैसे क प्लस श, तो इन दोनों को मिला के उच्चारण होगा छतरी का। ओके। उसी प्रकार त प्लस र, तो इनका होगा, जो ये क के नीचे हलंत लगे हुए, इन चीजों का उच्चारण होने पे क्या बनता है, शब्द बनते हैं, नए शब्द। जैसे क श बन के मिल गया छ, ठीक है। त र मिल के बन गया त्र। ज प्लस अण मिलके बन गया ज्ञानी। द प्लस य मिलके बन गया घ। प प्लस र मिलके बन गया प्र। श प्लस र बन के मिल गया श्र। आगे समझ में। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल हम बाकी का पढ़ेंगे। ओके बच्चों।